अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का प्रोग्राम एक आई ओपनर के तौर पे आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसको आपने समझना है सिर्फ एक टेस्ट केस कि जब तक असल में बात यह है कि हमारे साथ बहैसियत कौम ये प्रॉब्लम है कि हम अखबार में ख़बर पढ़ते हैं कि फ़लाँ जगह जहाज़ क्रैश हो गया, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता या हमारे इर्द गिर्द ऐसा नहीं हो रहा। हमें पता चलता है, कोई ख़बर आती है कि खुदा न खास्ता कहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई या कुछ हो गया, तो हम समझते नहीं हमारी गाड़ी बड़ी महफूज है और ये हादसे में नहीं कुछ नहीं होता इसको। बिल्कुल उसी तरह मुल्क के हालात होते हैं कि अगर आपके और मेरे घर में या किसी और के घर में या ज़्यादा लोगों के घर के बजट जो हैं वो मैनेजेबल नहीं है, तो पूरे मुल्क का बजट जो है वो उसी तरह गैर मैनेज होना शुरू हो जाता है। एक तरफ जनाब इसहाक डार साहब का गोरख धंधा है और वो कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली और हमने ये कर लिया। दूसरी तरफ करप्शन, बेरोज़गारी और महंगाई का ऐसा बाज़ार गर्म है कि अलमान अल हफीज़। वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू जनाब हारून अख्तर ख़ान साहब का ये कहना है कि जनाब इस साल बजट के अंदर जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं या डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका हम घेराव कर देंगे और उनका जीना तंग कर देंगे, अजीरन कर देंगे। तो हारून अख्तर ख़ान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वज़ीर आज़म के घर से शुरू करें, क्योंकि वज़ीर आज़म इस मुल्क के सबसे बड़े टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं और वो इसमें कोई अब दो राय नहीं रही। प्रॉब्लम ये होती है, आज मैं आपको सिर्फ एक केस देने लगा हूँ और वो केस एक टेस्ट केस है जिससे आप लोगों को ज़रा शायद जोल्ट हो, शायद आपको रियलाइजेशन हो कि जैसे अस्पताल में किसी मरीज़ को CPR करते हैं, बिजली के झटके लगाते हैं, तो ना सिर्फ मरीज़ बल्कि उसके इर्द गिर्द जो खड़े वो कांप जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ज़रा आप सुन लीजिएगा आज कि क्या हो रहा है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनका नाम भी आपने नहीं पहले बारी सुना होगा, आज जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे ये कौन है और ये कौन है, स्वाय उन लोगों के जो उससे डील करते हैं, उनके अलावा उसको नहीं पता होगा। लेकिन अगर इस मुल्क में इस लेवल के ऊपर जाके करप्शन हो रही है और गलत काम हो रही है या लाकानूनियत है, तो फिर जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक जिसका जहाँ पे दिल करता है वो इस मुल्क का जिस्म जो है भंबोड़ रहा है। एक तरफ हो ये रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का ढोल यानी उसके बतराने बजाए जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना की लॉन्डी बना दिया गया है और पाकिस्तान को कर्ज़ों में इतना डुबो दिया गया है कि हो सकता है हमें अपना न्यूक्लियर जो है वो रोल बैक करना पड़े मज़ीद कर्ज़े लेने के लिए इस साल के आखिर में। और दूसरी तरफ जहाँ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ एक इंतहाई करप्ट आदमी के तौर पे सामने आ चुके हैं, अब ये तो अदालत उनके मुतालिक फ़ैसला देगी, लेकिन अभी तक 2 जजेस साहिबान बरमला और खुल्लम खुल्ला इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। तीसरी बात यह है कि इस मुल्क में जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो बड़े दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, शायद किया हो, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है वो स्वाय किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अल ऐलान कह रहा हूँ, अगर किसी ने इस पर बहस करनी है तो कर ले। शौकत अजीज़ के अलावा इस मुल्क में ऐसा कोई आदमी नहीं आया आज तक कि जिसने IMF का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। आज आपको मैं DHA लाहौर के मुतालिक 2 चीज़ें बताता हूँ। DHA लाहौर बज़ाहिर एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, फ्लैग बेरर सोसाइटी है, लाहौर की क्या पंजाब की सबसे पॉश हाउसिंग सोसाइटी है, बल्कि हाउसिंग अथॉरिटी है। वहाँ पे सिर्फ एक आदमी की करप्शन का आपको मैं बता रहा हूँ और आने वाले दिनों में मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, तमाम DHA वालों के लिए अर्ज़ है कि मुख्तलिफ अफराद की करप्शन जो है अब मैं प्रोग्राम खरा सच में लेके आने लगा हूँ DHA लिंक से, चाहे वो लाहौर से हो, कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, मुल्तान में जो बनने वाला है DHA उसके ऊपर है, जो गुजरांवाला का फियास्को हुआ उसके ऊपर और जो पेशावर में होने जा रहा है उसके ऊपर, इन सब के ऊपर मैं करूँगा क्योंकि कौम के और लोगों के अरबों रुपये जो है इसमें डूब रहा है। ब्रिगेडियर ज़फ़र यासीन कौन है लाहौर के? मैं इनका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि ये इनका ताल्लुक है OTC 15 से और ये 50th फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में कमीशन इन्होंने हासिल किया था और 2014 में DHA लाहौर में इनकी तकर्री हुई, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। अब ब्रिगेडियर ज़फ़र यासीन का ताल्लुक लाहौर की मियो बरादरी से है और मियो बरादरी लाहौर के बॉर्डर के करीब इलाकों में रिहाइश पजीर है और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये ख़ुद वहाँ पे मियो बरादरी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत मुलव्वस है। अब ब्रिगेडियर ज़फ़र यासीन के दौरे मुलाज़मत में मियो बरादरी ने DHA लाहौर रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्टमेंट के तौर पे गहरी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी। पता ये चला कि ब्रिगेडियर ज़फ़र यासीन फ़ेज़ 2 में जो वाक़े R ब्लॉक का जो क्लब है उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स की टी पार्टीज़ करवाते थे
और उन्हें इनफॉर्मल तौर पे ये बताते थे कि मुस्तकबिल में डीएचए के क्या प्लान्स हैं, किस जगह पे एक्सटेंशन करनी है, किस जगह पे ज़मीनें ले लो औने पौने दामों, और फिर वो डीएचए तुमसे परचेज़ करेगा और वो उस तरह से सेल परचेज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घुमाते थे। और अपनी मुद्दत मुलाजमत में उन्होंने उन इलाकों पर जोर दिया जिसमें उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स शामिल थीं या अपनी ज़मीनें शामिल थीं। ज़्यादातर सरमाया उन्होंने फेज़ 7 की लॉन्च में को गैर ज़रूरी तौर पर डिले किया और उसके ऊपर हासिल किया, और इन्वेस्टर्स के मफादात को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब फेज़ 7 डीएचए जो है उसके ज़्यादातर सेक्टर का कब्जा लेने में जानबूझकर ताख़ीर की गई और अपनी कुव्वत और सलाहियत और को प्रिज्म 9 फेज़ 9 प्रिज्म को लॉन्च करने में लगाया और इस तरह अपने मफादात को सिक्योर किया। हालांकि फेज़ 9 की लॉन्च जो थी वो अभी बहुत देर के बाद होनी थी। फेज़ 7 जिसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं, उसकी कीमत जो है फेज़ 9 प्रिज्म के एक कनाल के प्लॉट की कीमत में 19-20 का फ़र्क है, जबकि फेज़ 9 प्रिज्म में अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, अभी वहाँ हुई नहीं है। अब उनके ज़ाती असासों की जो तफसीलात मुझ तक पहुँची हैं और अब इसको हम मुकम्मल कर रहे हैं, ब्रिगेडियर ज़फ़र यासीन की इस असासों की तफसील को मुकम्मल कर रहे हैं और परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगी कि इनका जो है कुल रकबा बेदियाँ रोड पर उन्होंने फार्म हाउस के लिए लिया। फिर 40 एकड़ ज़मीन इन्होंने कसूर में पेट्रोल पंप और मैरिज हॉल्स के लिए ली। एक कनाल का ज़ेर तामीर घर इनका ये जो है डीएचए राया गोल्फ एंड सिटी क्लब के साथ है। फिर इनका एक घर फेज़ 6 डीएचए के मेन ऑफिस की बैक साइड में है और अब वो 95% तकरीबन तकमील को पहुंच चुका है। 3 अपार्टमेंट्स हैं जो पेंटा स्क्वायर डीएचए फेज़ 5 के अंदर इनके 3 अपार्टमेंट्स हैं। अस्करी 10 में इनका अलॉटेड घर है जो इनको अलॉटमेंट के थ्रू मिला था। 2 कनाल के 5 बेनामी प्लॉट्स पार्क व्यू फेज़ 8 में है। 2 कनाल फेज़ 8 में पार्क व्यू में प्लॉट नंबर 460A और 8 मरला कमर्शियल फेज़ 6 सेक्टर ए में जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी, उन्होंने ये 4 करोड़ रुपए का खरीदा था। 8 मरले की 2 फाइल्स फेज़ 6 में है। 20 करोड़ रुपए की फैसलाबाद की एक इंडस्ट्री में शेयर होल्डर के तौर पे इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की है। 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स डीएचए रहबर लाहौर में है और फेज़ 9 प्रिज्म ओवल कॉम्प्लेक्स और 153 इनर सर्कल बेनामी एक किसी शख्स के नाम पे रखी हुई है जो संगतपुरा का रिहायशी है, और इसकी डिटेल्स भी मैं अब इंशाल्लाह मुतल्लिका इदारों को भेजने वाला हूँ। कल सुबह मैं ये कोशिश करके स्टेशन हेडक्वार्टर भी भिजवाऊँगा। सवाल मेरा ये है कि अगर एक रिटायर्ड अफसर की जो सारी उम्र तनख्वाह पे रहा हो, पीछे से खाता पीता ना हो, और वो यहाँ आके ये करता है और अपनी तनख्वाहों के बलबूते पे करता है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान फ़ौज में बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मैं समझता हूँ अक्सर तादाद उन अफसरों की और जवानों की और जेसीओज़ की है जिन्होंने बहुत रिस्क के हलाल ना सिर्फ कमाया बल्कि अपनी जानों का नजराना दिया। उन्होंने अपनी फैमिली की कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों के दुख सुख और एजुकेशन को कुर्बान किया और पाकिस्तान के दिफा में लगे रहे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो आके उन सब के ऊपर एक कलंक का टीका बन जाते हैं। लेकिन ज़फ़र यासीन तो एक स्टोरी के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। अगर का वज़ीर आज़म करप्ट हो, अगर मुल्क का जो फाइनेंस मैनेजर है वो करप्ट हो, अगर मुल्क के तमाम मैनेजर्स ऊपर के करप्ट हों, अगर ऊपर के यानी मीडिया वाले वो करप्ट हों और मीडिया ओनर्स की करप्शन की दास्तानें जो हैं वो गर्दिश कर रही हों क्योंकि उन्होंने निशानदेही करनी है, तो फिर नीचे कौन करप्ट नहीं है ये फैसला करना होगा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं, हुमायूं गौहर ने मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी सीनियर तजज़ियाकार और इकोनॉमिस्ट हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली हुमायूं गौहर साहब, मुझे ये बताएं कि जब करप्शन इतनी एक्सेप्टेबल हो जाए तो मैं और आप क्या लिखते हैं और हम क्या प्रोग्राम करते हैं, इसका मतलब है आप भी कटरीना कैफ के असासों के ऊपर लिखे और मैं भी उसके फिगर की तस्वीरें दिखाता रहूं, वही लोग देखना चाह रहे हैं, मुझे तो लगता है। मेरे ख्याल में आप उसके असासों पे लिखें, मैं उसके फिगर की तस्वीरें दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि आपका अपना फिगर भी ऐसा ही है ना कि आप लिख सकते हैं। एक्ट्रेस है ना कहीं जी। हाँ बिल्कुल, आपसे बेहतर है मेरा फिगर। जी जी जी। तो अब मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैंने क्या फिगर का करना। देखिए करप्शन जो है ना,
ये एक दीमक की तरह आती है और करप्शन चाट जाती है एक माशरे को, एक रियासत को, जिस इदारे में आती है उसको चाट जाती है। मगर दीमक को हटाने के तरीके भी हैं। अभी हमारे पास वो शऊर भी नहीं आया, वो शायद वक्त भी नहीं आया कि हम इस दीमक को हटाएं। इधर से करप्शन आप जहां देखें, ये तो आपने सिर्फ एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की कहानी सुना दी ना। अब मैं पूछता हूं कि जो फौज के सरबराहान हैं, इससे पहले जनरल रहील थे, अब जनरल बाजवा है, ये इनको पता नहीं। अगर आपको पता है तो इनको नहीं पता, ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और अर्ज कर दूं, ना, ये अभी यहाँ पे मैं बहुत लोगों की करप्शन डीएचएस के अंदर लेके आने वाला मगर करप्शन आज मैंने अलार्म बेल बजाई है, सिर्फ 1 2 3 द बैटल स्टार्ट्स, क्योंकि करप्ट लोगों को तो बेनकाब करना है हमने। हाँ, तो हमारी बिल्कुल करें आप, आपको अल्लाह इसमें आपका साथ देगा। आमीन। आप देखें कि इस वक्त हमारी मईशत का हाल ये है, एक तो आपके इकोनॉमिस्ट के होते हैं ना आदादो शुमार, इतने परसेंट ग्रोथ हो गई और इतना परसेंट इधर ये हो गया और वो परसेंटेजेस में लगे होते हैं और ये सागदार साहब यही करते हैं और उनको सपोर्ट करता है इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक भी, बिकॉज उन्होंने जवाब पैदा कर रहे हैं ना इनको और कर्जे देने के लिए। वो असल में इकोनॉमिक वॉरफेयर में पड़े हुए, जो सबसे खतरनाक वॉरफेयर है, और वो हमें हरा चुके हैं। हम हमारे इतने हो गए हैं कर्जे के मुझे तो समझ नहीं आता कैसे वापस आएंगे। मैं कहता हूं जो अगला फाइनेंस मिनिस्टर अगली हुकूमत का आएगा उसकी तो अकल से बाहर ही होगा कि इसको किस तरह ठीक करना है, इस फ्रेमवर्क में जिस तरह करते हैं। इतना बुरा हाल हो गया है, मुझे लगता है हमें कोई 100 अरब डॉलर चाहिए होंगे अगले 1-2 साल में, और फिर उसमें जैसे मैं कब से चीखता आ रहा हूं, इनकी कीमत फिर होगी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक हो, हमारा कश्मीर को हम भूल जाएं, हम इंडिया की चौधराहट को तस्लीम कर लें, हम CPEC को भूल जाएं, हम चाइनीज़ को भूल जाएं, ये जो चाहेंगे हम वो फिर उस पर राजीमंद। हमारी जैसी आजकल हुकूमतें हैं वो तो 1 मिनट तो भूल रहे हैं ना, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी इस मुल्क को लूटने पे लगा हुआ है, और मैं हर आदमी मेटाफोरिकल कह रहा हूँ, मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन जो लगा हुआ है और वो अगर इग्नोर हो रहा है तो बाकी लोग भी साथ ही मिले होंगे या जो लूट सकता है मुबशर। देखिए, जो लूट सकता है मुबशर, मैं कहता हूँ मैं तो मजबूर हो गया हूँ ये कहने पे कि इस मुल्क में ईमानदार वो है जिसको करप्शन करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, मैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब, क्या मुझे ये बताइएगा, तब आसान है। मैं एक बात आप शाहिद साहब से ये पूछें कि एक और तरीका है मईशत का हाल देखने का, वो इंसानी तरीका है। 84% लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा और 16% जिनको मिल रहा है वो भी गंदा अजीब किस्म का पानी है। इनको खुराक, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। 50% से ज़्यादा हमारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है, फिजिकली भी मेंटली भी। बिजली किसी को नहीं मिल रही, गैस ये तो मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ, मुझे वहां पे भी यही फीलिंग होती है। क्या मिल रहा है लोगों को? ठीक है शाहिद साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब वज़ीर आज़म के मुशीर हारून साहब ये कहते हैं कि हम टैक्स डिफॉल्टर्स के इर्द गिर्द जो है वो बड़ा घेराव करने लगे हैं, तो क्या वो वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर से शुरू हो सकते हैं कि सिर्फ अवाम के ऊपर ही आएंगे? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन से, टैक्स की चोरी से, जो पार्लियामेंट ने ताकतवर तबकों को टैक्सों में मराद दी है, गलत अपॉइंटमेंट से पब्लिक सेक्टर के लॉसेस, शाहाना अखराजात, उससे कौमी ख़जाने को 8000 अरब रुपया सालाना या 22 अरब रुपया रोज़ का नुकसान हो रहा है। ये मैं इसको इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि जो पाकिस्तान का इदारा है एंटी करप्शन का सबसे बड़ा नैब, उसने ये रिपोर्ट दी है कि हमने 275 अरब रुपए की रिकवरी की है। मैं रिकॉर्ड पर बताया है, मैं ज़मानत लेने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने इसको 178 अरब की भी नहीं की 15 साल में, और कोई पाकिस्तान में आदमी उनको अब मेरे अलावा चैलेंज नहीं कर रहा। मैंने बार बार उनको चैलेंज किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने जो फिगर्स रिकवरी की दी हैं वो गलत हैं। उनकी फिगर्स ये हैं, जो दूसरी कि हमारा 15 अरब रुपए का एक्सपेंडिचर है और 12 अरब रुपए हमने कौमी ख़जाने में जमा कराएं और 275 अरब रुपए की हमने रिकवरी की है। ये उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव की है। तो जो लोग नैब को अटैक कर रहे हैं वो ये बातें करने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। जहाँ तक टैक्स चोरों का बात है,
हारून साहब ने 2 साल पहले भी ये बात की थी और पाकिस्तान में इससे पहले 10 दफ़ा ये बात हो चुकी है, कोई नई बात नहीं हो रही। मगर सवाल ये है कि अगर आज पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया का करप्शन होती है तो 60% असासे पाकिस्तान में रहते हैं और 40% सारी दुनिया में चले जाते हैं। तो जिस वक्त ये पनामा का ड्रामा हुआ, अभी जो आपने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बार बार ये कहा, लिखा कि जनाब आप ये जो मुल्की पनामाज हैं इनके ऊपर क्यों नहीं हाथ डालते, ये तो आपके जुरिडिक्शन में है। मेरे अपने हिसाब से जो मुल्की पनामाज यानी करप्शन का, टैक्स की चोरी का पैसा पाकिस्तान में है, मैं आप अपने घर से जब यहाँ तक आया तो कम से कम कई हज़ार पनामा से गुजरा मैं। यानी बिल्डिंग्स हैं जो डिक्लेयर नहीं है, बैंकों के डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगा है, स्टॉक एक्सचेंज में लगाया है, नेशनल सेविंग्स में, वो डिक्लेयर नहीं है। आपके तो डिक्लेयर जितने हैं वो तो 11 लाख आदमी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैंने जब उस पर कैलकुलेशंस की तो मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत चाहे या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती कि जो मुल्की पनामाज है उन पर तो हाथ डाल लें, बाहर का फैसला होता रहेगा, और कंप्यूटर पे वो डाल दें जो बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो आपको 6 महीने में 2000 अरब रुपए की रिकवरी होगी। मगर चूंकि इससे ताकतवर तबकों के मफादात मुतासिर होते हैं तो कोई बार एसोसिएशन जो एहतजाज कर रहे हैं, पॉलिटिशियन, सूबाई असम्बलियाँ और इवन मीडिया इस बात को बाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं 2000 अरब रुपए की गारंटी आपको 6 महीने में देता हूँ, इसलिए कि वो असासे मैं आता हूँ इस पे, वो हमारे पास बैंक में डिपॉजिट पड़ा है। मैं वेरी क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, बात यह है कि सिविलियंस को हमने मान लिया करप्ट है, सिविलियंस को हमने मान लिया इनकॉम्पिटेंट है, सिविलियंस को हमने मान लिया स्टैंडर्ड है। MES में, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में, DHAs के अंदर इतनी वाइड रेंजिंग करप्शन है। आप लोगों से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उसके ऊपर यानी कुछ करेंगे, आप लोग क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? देखिए, मैं आई डोंट नो कि ये जो जफर यासीन के आपने जो एहसास बताए हैं, ये एक है, मैं इससे गुजर चुका हूँ। इससे आपके लिए शायद ये नया हो। 79 to 99 में DHA लाहौर का चेयरमैन था मैं, और ये जो मैकडॉनल्ड्स वाले आए हैं इनको मेरे दौर में आए थे, तो मुझे इल्ज़ाम लगा था कि मैंने 2 करोड़ रुपया इनसे ले लिया इनसे। तो जो 2 करोड़ जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, मैंने बुला लिया उनको, मैंने कहा भाई आप ऐसा कीजिए कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ वो मैं आपको दे देता हूँ, आप 2 करोड़ उनका वापस कर देता हूँ, 1.5 मुझे दे दें आप इस बात पे। सारा स्टाफ मेरा बैठा हुआ था। बहरहाल वो दे हैड टू बैक आउट, क्योंकि वो ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते थे ना ये बात थी। मैं कहना ही चाहता हूँ कि भाई आपकी बात सही होगी और इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि भाई फ़ौज इसी मुल्क का एक इदारा है, इसी में लोग पाकिस्तान के ही लोग रहते हैं इसमें, और लालच इंसान से कोई भी कुछ करवा सकता है और कर सकते होंगे इसमें। लेकिन ये क्यों बंद है? आपके पास तो देखे ना MI भी है, ISI भी है, फील्ड इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। देखिए, ये जो आप बात करें ना, ये मैं कह रहा हूँ कि भाई ये रिपोर्ट्स भी होती हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होती हैं, और आज तक कितने लोगों को सजा हुई है? मैं समझ, मुझे एग्जैक्टली फिगर्स तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत लोगों को सजा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ आने वाले थोड़े दिनों में, और बल्कि ऐसा करते हैं कि फ़ौरन शुरू कर लेते हैं, आज से कर लेते हैं। DHA के कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कितना पैसा खाया और लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ जगहों पे कितना खाया, उनके नीचे मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने कितना खाया, डायरेक्टर कमर्शियल्स ने क्या क्या गंद किए, ये भी आपको मैं बताऊँगा आने वाले यानी स्टोरीज़ में। लेकिन फ़िलहाल लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं ब्रेक पे जब गए हैं तो मुझे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि एवरीबडी इज़ वेरी इन फोकस DHAs के अंदर। तो मैं आपको कितनी कहानियाँ सुनाऊँ और कितने एविडेंसेस दूँ और आपको वहाँ पे करप्शन के मैं करने लगा हूँ। अभी मैंने आपको एक दो तो आइडियाज़ दिए आपको, मैंने आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं जो बात ये कर रहा हूँ ना कि फ़ौज के जो सिस्टम्स हैं उसमें चीज़ें अननोटिस जाती नहीं हैं। मैंने आपको एक मिसाल आपको दे चुका हूँ, और दूसरी मैं आपको जाती एक और मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद भी कहीं मसला खड़ा हुआ कहीं इन्होंने, तो फ़ौज ने 1-1.5 साल में पूरे ख़ानदान को कंगाल दिया था उन्होंने इसमें, और जो भी मुझसे रिलेटेड थे, चाहे मेरा पोता था, सबको कंगाल दिया था उन्होंने। तो फ़ौज इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कोई रियायत बरत सकती नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं, फिर कहीं ना कहीं तो रियायत बरती हुई है। दिखाएं जी ज़रा फुटेज DHA टोल प्लाजा लाहौर की। मैं DHA लाहौर की एक आपको फुटेज दिखा रहा हूँ जी।
ये देखें, ये कई साल हो गए हैं, इस पर बहुत कंप्लेंट्स भी हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत बेबस है। और ये DHA ने अपने ही टोल प्लाजे बनाए हुए हैं और यहाँ पे लाखों रुपया लोगों से ज़बरदस्ती और जबरी तौर पे लिया जा रहा है। अपनी मर्ज़ी के टोल लगाए हुए हैं कि ट्रॉली से इतना लेना है, ट्रैक्टर ट्रॉली से इतना लेना है, गाड़ी से इतना लेना है, मोटरसाइकिल से इतना लेना है। और ये न्याजियों को, जो बदमाश एक क्लैन है ट्रांसपोर्टर्स का, ये वो उनको ये दिया हुआ है और वो यहाँ पे बदतमीज़ियाँ करते हैं, ख्वातीन के साथ भी बदतमीज़ियाँ करते हैं, मर्दों के साथ भी करते हैं, उनके गार्ड्स भी यहाँ पे होते हैं। और पुलिस को भी कई दफ़ा रिपोर्ट ही मैंने की कि यार ये किस कानून। अब ये मुझे बताएं कि एक हाउसिंग सोसाइटी, एक अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर टोल प्लाजा नहीं बना सकती और उसकी इनकम को, वो रेवेन्यू को कहाँ पे शो कर रहे हैं, उसके ऊपर कहाँ पे वो गवर्नमेंट में टैक्स दे रहे हैं, नेशनल एक्सचेकर में कहाँ जा रहा है। जब ये फेज़ 5 के अंदर इतनी ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन हो रही है नेशनल इकॉनमी की और नेशनल एक्सचेकर की, हाउ कैन वी से कि पीपल डोंट नो अबाउट इट। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो एक सिस्टम है। हम सारे चुप हो जाते हैं ना। नहीं, असल में आप मेरे दोस्त हैं, मेरे और दोस्त हैं, उनके फलां दोस्त हैं, हम सारे कहते नहीं यार रहने दे, चुप कर जा। ये चीज देखिए, ये चीज तो छुप नहीं सकती ना, ये तो हर एक को पता है कि चल रही है। लगा हुआ है। अच्छा, ड्रामा उनका ये कहते हैं जी हमने रोड्स की मेंटेनेंस करनी। भाई आप डेवलपमेंट चार्जेस क्या ले रहे हैं, आप मेंटेनेंस चार्जेस क्या ले रहे हैं, आप फलां क्या ले रहे हैं, वो किस मद में जा रहे हैं। और मजे की बात, जब से ये बना है रोड्स तबाह हो गई हैं DHA की। दैट इज एन इशू दैट वी नीड टू डिस्कस कि भाई अगर वो पैसा ले रहे हैं अव्वल तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन डेफिनेटली होएगी, क्योंकि वरना ऐसी चीज़ें अननोटिस जा नहीं सकती ना। ये तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जा रही है। दोबारा दिखाएं जी फुटेज, ताकि अननोटिस ना हो। ये दोबारा दिखाएं ये फुटेज, ये टोल प्लाजा जो लगा हुआ है। और कई दफ़ा मैंने इनसे डिमांड किया और शहरियों ने भी किया कि हमें ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहाँ है आपको ये देने के लिए, या अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कब आपको ये ऑथराइज़ किया टोल प्लाजा लगाने के लिए। आपको पता है अथॉरिटीज़ किस लेवल की होती हैं। आई मीन नोबडी कैन पुट अ टोल प्लाजा लाइक दैट। और अब ये मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है, यानी वहाँ पे अब और जगहों पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी अब आप अंदर जाते हैं आप पैसे देते हैं, बाहर आते हैं पैसे देते हैं। उनका क्या है, आप गाड़ी को स्टिकर लगवाएं जी, घर अगर आपके नाम पे है तब आपकी। ये क्या मतलब है यार, आप ले कैसे सकते हैं टोल। देखिए, वो तो लीगल इशू है ना आपका, वो तो मैं मॉरल इश्यूज की बात कर रहा हूँ। देखिए, मॉरल इश्यूज के भी ऊपर आ जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, डॉक्टर शाहिद साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर एक बात कहूं कि अगर हम मिनहसल कौम करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते तो क्या मैं गलत होऊंगा। देखिए, बात यह है कि करप्शन पाकिस्तान में अभी तक हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन, और ये नीचे तक चला गया है। और इंटेलेक्चुअल करप्शन मेरे ख्याल है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और इंटेलेक्चुअल करप्शन हो ही इसीलिए गया है कि माशरे ने उसको एक्सेप्ट किया है। अगर आप मैं मिसाल दूं कि अल्लाह का शुक्र हमें करने चाहिए कि पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, जिनकी आमदनी 40,000 रुपया महीना से ज़्यादा है, लेकिन वो सब के सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। और वो ये नहीं समझ रहे कि अगर वो 20-25 हज़ार रुपये टैक्स चोरी कर रहे हैं तो GST के मद में वो 75,000 रुपये दे रहे हैं। तो एक्चुअली पूरा माशरा करप्ट हो गया है। लेकिन जब एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं इंटेलेक्चुअल करप्शन की, मैं एक ख़त लेकर आया हूं अभी जिस पर इसाक डार साहब के दस्तखत हैं, ये मैं दिखा देता हूं। ये 19 अगस्त 2013 का लेटर है। ये उन्होंने लिखा है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को। उसमें वो ये लिखते हैं कि 3 साल तक बिजली और गैस के नर्ख हम बढ़ाने हैं और PIA और स्टील मिल समेत 30-32 इदारों की निष्कारी करनी है। इसके लिए मैंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी कैबिनेट, सूबाई हुक्मरान और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला शामिल हैं, उनकी अप्रूवल ले ली है। अब आप हमें कर्जा दे दें, हम ये 3 साल तक ये करेंगे, जिसमें चारों वज़राए आला ने ये मंजूरी दे दी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, इन्होंने झूठ लिखा। और मैंने तमाम लीडरशिप जो अपोजिशन की है उनको ये लेटर की कॉपी दे दी कि देखिए आपके नाम से गया है। तो जो, लेकिन ना किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया, ना किसी ने पार्लियामेंट में चैलेंज किया। PIA में जब निष्कारी के खिलाफ गए तो लाशें गिरी। उससे पहले मैंने उनकी एसोसिएशन वालों को ये लेटर दे दिया कि भाई ये आप लेके कोर्ट में चले जाएं, वो निष्कारी कर ही नहीं सकते, ये नेशनल एसेट है और ये सर्टिफिकेट झूठा है। तो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। एक तो ये चीज़ आ गई कि करप्शन है, नीचे तक चला गया है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वे ऑफ लाइफ। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में ये तय हुआ था कि एजुकेशन में 7% ऑफ GDP किया जाएगा 2015 से। इसाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए
तो उनका इकोनॉमिक सर्वे मैं दिखा रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा कि तालीम की मद में हम 7% खर्च करेंगे जीडीपी का 2015 से। अब वफाक और सारे सूबे मिलकर 2.5% खर्च कर रहे हैं, हालांकि करना था 7%। और अभी पिछले दिनों तमाम अखबारों में एक एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें उन्होंने इसाक डार साहब को बर्थडे की मुबारकबाद दी है। जिन्होंने एडवर्टाइज दिया है ये वो लोग हैं जो NGOs हैं एजुकेशन की, और उन्होंने कहा है कि जी आप कम से कम, हम आपको वायदा याद दिला रहे हैं कि आप एजुकेशन पे 4% खर्च करें। ये कौन कह रहे हैं? जो NGOs के नाम से पैसा इकट्ठा करके तालीम पे काम कर रहे हैं। हालांकि कमिटमेंट था 2009 का, इसाक डार साहब ने उसको कहा था हम भी करेंगे 7%, तो वो भी तैयार इसलिए नहीं है कि एजुकेशन पे अगर इतना खर्च कर देंगे तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी जो वर्ल्ड की रिपोर्ट पाकिस्तान की ये आ रही है कि 2050 तक हर पाकिस्तान का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, इसलिए कि 2.60 करोड़ बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे। और हमारा जो आइन है उसमें ये लिखा है कि 5 साल से 16 साल तक के हर बच्चे को स्कूल में लाजमी भेजना है। तो मैं न सिर्फ आपको यह कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो वफाकी बजट बनते हैं, जो चारों सूबाई बजट बनते हैं, वो पार्लियामेंट को, सूबाई असम्बलियों को उनको पास करने का इख्तियार ही नहीं है, वो गैर कानूनी है। इसलिए कि जब आपको हुकूमत आइन ये कह रहा है बच्चों को स्कूल भेजें, तो आपने तो इतने स्कूल ही नहीं बनाए, ना इतने टीचर हैं। मैं आता हूं इसके ऊपर। अब हुमायूं गौहर साहब, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी जैसे शाहिद साहब ने कहा कि जी 5 करोड़ अफराद जो है 25,000 अगर टैक्स ज़्यादा दे दें तो वो 70% जो है उसमें बचत हो जाती है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। प्रॉब्लम यह है कि पंजाब की तमाम इंडस्ट्री जो है वहाँ पे बिजली की चोरी नहीं हो रही और 100% अपना वो अपने बिल्स दे रहे हैं, लेकिन बिजली जो रोकी जाती है और जो लोड शेडिंग की जाती है वो सिर्फ पंजाब की इंडस्ट्री पे की जा रही है और कहीं नहीं की जा रही, और जिस कीमत पे उनको दी जा रही है वो पूरे मुल्क में कहीं पे कीमत नहीं है। आप पंजाब की इंडस्ट्री बंद करवा के चाइनीज़ की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगवा रहे हैं और एक दूसरों की आप चंदे की फैक्ट्रियाँ आप चलवाना चाह रही हैं। क्या ये चोरी नहीं है इसाक डार साहब की? ये बिल्कुल चोरी है, खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े चोरी है, और ये आइन की भी वायलेशन है। जैसे शाहिद साहब कह रहे थे, अगर आप तालीम का बजट अपना पूरा नहीं कर सकते, वो भी आइन की वायलेशन है, ये भी आइन की वायलेशन है। देखिए मुबशर, ये इक्का दुक्का जो है ना, ये करप्शंस, ये अब करप्शन जो है हमारी घुट्टी में घुस गई है। हमारे लोग समझते उनका हक है। जो बंदा एक कुर्सी पे आता है वो कहते हैं मैं भी तो पैसे दे के आया हूँ ना, मैंने वापस कमाने, करप्शन, पैसे लेना, काम करने के लिए मेरा हक है। मेरे एक दस्तखत से हुमायूं गौहर को तो लाखों रुपए का मुनाफा हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? वो कहते हैं मेरा हक है। और इसीलिए अब ये जो इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात कर रहे हैं उसमें भी ये हुआ है कि मैंने देखा है लोग जब करप्शन कर रहे होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि हम करप्शन कर रहे हैं। मैं आता हूँ इस पे। मैं हुमायूं साहब एक बात बताऊँ कि आपको 2013 और 2012 का जो माली साल था और 2017 का जो माली साल है उसका अगर हम इक्वेशन अगर उसकी लेते हैं और उसका मुकाबला करते हैं तो आदाद शुमार के मुताबिक जो 2013 का माली साल था, पाकिस्तान में बरामदात 23.62 अरब डॉलर थी और 2017 में ये कम होकर 20.78 अरब डॉलर्स रह गई हैं। यानी इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तानी बरामदात में 3 अरब डॉलर की कमी हुई है। इस तरह इंपोर्ट्स जो कि माली साल 2013 में 44.9 अरब डॉलर्स की थी, वो माली साल 2017 में 44.68 डॉलर्स पर आ गई हैं। और हालांकि इस अरसे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई। माली साल 2013 और 14 में पाकिस्तान पर शॉर्ट टर्म बैरूनी कर्जा जो था 0.38 बिलियन डॉलर्स था, जो माली साल 2017 में 1.687 बिलियन डॉलर से पहुंच गया, अरब डॉलर से पहुंच गया। यानी इस दौरे हुकूमत के 4 साल इक़्तिदार में कलील मुद्दती कर्जे जो हैं उनमें 342% इजाफा देखने को आया। और इसी तरह पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा जो माली साल 2013 और 12 में 63.07 अरब डॉलर्स था, वो अब 2017 में 59.37 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में 6.3 अरब डॉलर्स मजीद कर्ज लेकर पहले से भी ज़्यादा मईशत को कमज़ोर कर दिया। 2013 में बैरूनी कर्जे और उन पर लाइबिलिटीज़ का बोझ जो है वो 65.7 अरब डॉलर्स था, और जो कि माली साल 2017 में 72.97 अरब डॉलर से पहुंच गया, जो इस अरसे में पाकिस्तानी अवाम
और मईशत पर $7.5 अरब का इजाफी बोझ है। उसी तरह अंदरूनी कर्ज माली जो है 2013 में 13.38 खरब रुपए था, जो कि माली साल 2017 में 21.46 खरब रुपए की बुलंदी पर पहुंच गया। यानी 2013 से माली साल 2017 तक इस कर्ज में 54.6% का इजाफा हुआ। माली साल 2013 में पाकिस्तान पर कुल कर्जा जीडीपी के मुकाबले में 59.3% था और जो 2017 में जीडीपी के 72.5% तक पहुंच गया है। और 2013 में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जीडीपी के 5.7% थे और इस साल वो 6.5% हो गए हैं। यानी अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में 1.2% का इजाफा हुआ, अभी भी जारी है। सूबाई टैक्स रेवेन्यू जो कि माली साल 2013 में जीडीपी का 0.5% था, वो माली साल में 1% पर पहुंच गया। यानी सूबों के टैक्स रेवेन्यू में 50% इजाफा देखने को आया। हुकूमती अखराजात में मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। वफाक के अखराजात जीडीपी का अब तकरीबन 20% थे और जो 2017 में 21.1% की सतह पे पहुंच गए हैं और ये इजाफा हुकूमत के बचत के दावे पे देखने में आया है। और फिर 2013 में डॉलर का रेट 89.23 था, जो कि माली साल में 2017 में 15 रुपए इजाफे के बाद 104.23 रुपए हो गया, बीच में 107 भी पहुंच गया था। इसी तरह माली साल 2013 में बेरोजगारी की शरह 5.9% थी और 2015 के आदाद शुमार के मुताबिक वो 5.9 पर ही टिकी रही। और ये अगर आप सोचेंगे कि आदाद शुमार कहाँ से आए, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने आदाद शुमार हैं। और अगर स्टेट बैंक ये कह रहा है तो इसहाक डार जो बगलें बजा रहे हैं अपनी मईशत के, वो झूठ बोल रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे पास वक्त की बड़ी कमी है, एक मिनट की क्लोजिंग। उमैया गौर साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमी अब लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, इसकी कोई हैसियत नहीं रही है। हम इस काबिल ही नहीं है कि हमें कोई लोन भी दे, फिर वो सियासी लिहाज पे दिया जाएगा लोन। तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है और अल्लाह बस अब हमारी हिफाजत करे, और तो कोई। डॉक्टर शाहिद साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो पिछले 3 साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का औसत है वो पाकिस्तान के पिछले 55 ईयर से कम है। ये रिकॉर्ड पे चीज़ है। और अभी प्राइस वाटर हाउस, जिसकी बार बार इसहाक डार साहब मिसाल दे रहे हैं, मैंने पूरी उनकी रिपोर्ट पढ़ी है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ CPEC आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। 2030 में सिर्फ 3 मुल्क इस वक्त जो हमसे आगे हैं वो पीछे जाएंगे, वो है पोलैंड, नाइजीरिया और थाईलैंड। इसका मतलब ये कि CPEC से जो किस्मत बदलने की बात हो रही है, दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। और तीसरी बात ये है कि मुझे खदशा ये है कि जिस तरीके से हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से डील नहीं किया, ये एक अज़ीमुशान मंसूबा है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, मगर जिस तरह से ये पाकिस्तान लेके चल रहा है, मुझे खदशा ये खुदा न खास्ता 2021 में हम सीरियस क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी जाएगा, चाइनीज़ कंपनीज लेके जाएंगी, कर्जे भी हम बेतहाशा ले रहे हैं, IMF के कर्जे भी शुरू हो जाएंगे, तो हम एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। और आज अगर आपकी बरामदात नहीं बढ़ी, क्योंकि पिछले अक्टूबर से अब तक $3.2 अरब आपके रिजर्व गिर गए, तो हमने क्या सोचा है कि 2021 में हम इंपोर्ट मशीनरी भी इंपोर्ट होगी, हम एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। आज हुकूमत को आप वार्न करें कि वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें, एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है। और टैक्स की आज पोजीशन ये है कि 95-96 में जो हमारा टैक्स GDP रेशो था, आज हम उससे नीचे चले गए। जो हारून साहब कह रहे हैं उसका मैं आपको बता दूं कि वो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर कौमी ख़जाने में 1 रुपया जमा कराए बगैर कानूनी तरीके से पैसे को वाइट किया जा सकता है। 111 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो आज भी वैलिड है। मेरे पास चोरी का पैसा है, मैं हुंडी से बेच के उसको मंगा लेता हूं, हम उसको ख़त्म नहीं कर रहे, तो आप टैक्स चोरों को कैसे पकड़ेंगे? ये तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है या कौम को। बिल्कुल वाज़ेह। देखिए, मैं आपको दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। हम सारी बातें कर रहे हैं इस तरह, लेकिन मैं एट द अदर एंड अगर मैंने अपना कोई काम करवाना है, चाहे वो ज़ाती हो चाहे सरकारी हो, अगर वो आप
एक सही तरीके से कराना चाहेंगे तो आप अटक जाएंगे और शायद पूरी उम्र अटके रहेंगे उसके। तो ये जिसकी हम बात करें ना, उसने एक अपने एक सिस्टम बना लिया हुआ है, उसके थ्रू लोग जाते हैं, काम हो जाता है उनका। आप या तो सिस्टम्स ठीक करें, उनको पीपल फ्रेंडली करें, उनको उस स्टेज तक ना पहुँचाएँ जहाँ पर को मजबूरी के तहत ही काम करना पड़े, तो फिर आपको करप्शन रोकने का फिर आपके पास कुछ चांस तो हो जाएगा इसका आपका। दूसरा रहा जहाँ तक इकॉनमी का, जी देखिए हम अभी बात कर रहे थे, शायद सब एग्री करता हूँ इससे, सी पैक पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, लेकिन उसी वक्त बदलेगा जब आप इसको सही तरीके से लेके चलेंगे। कल जो हमने बात की थी आपकी प्रोग्राम में, और ये जो डॉन लीक्स 2 आई थी, उसके बारे में आज इंटरनेशनल मीडिया ने जो बात की है, दे हैव सपोर्टेड जो डॉन ने बात की है। और हमारे लिए बड़ा इंतहाई ज़रूरी है ओवरऑल ब्लूप्रिंट जो पाकिस्तान के लिए है वो हमें पता हो, और हम उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेके चलें, वरना हम डूब जाएंगे सर। राइट। जनरल गुलाम मुस्तफा, हुमायूं गौर और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते 2 बातें मैंने कहनी है। एक तो ये कि मैंने इनिशियल जो अपना मोनोलॉग दिया था उसमें मैंने एक नाम मैंने गलत पढ़ दिया था। मैंने ज़फ़र यासीन बोला था, एक्चुअली द नेम इज़ बाबर यासीन। प्लीज़ स्टैंड करेक्ट, आई स्टैंड करेक्टेड। बाबर साहब जो हैं, इनके कारनामे जो हैं वो हमने सुनाए हैं, और अगले चंद दिनों के अंदर DHA में होने वाले मज़ीद घपलों को मैं सामने लेके आऊँगा, और आप सबके सामने उनके जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनके नाम मैं लेके आऊँगा, जिसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, कुछ डायरेक्टर्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं, लाहौर के अलावा भी DHA में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।